So, welcome everyone. Welcome back to SGSH publication. Today we are having Kumud Pathak ma'am with us. Ma'am, first of all, I want to know how are you? I'm fine, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for giving this opportunity for the interview also. Thank you, ma'am. It's a pleasure to meet you. And ma'am, in your समर्पण पेज आपने किसको समर्पण किया है? क्योंकि जो हम नॉर्मली देखते हैं समर्पण वाला वो बहुत अलग होता है, लेकिन आप में जो मैंने देखा है मैं उसकी दो लाइन आपको ही सुनाती हूँ। टाइम कम था इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, बट मैं सुनाती हूँ। ओस की बूंदों ने किया भावों का स्पंदन, कर जोड़ सृष्टि के रचनाकारों को करती हूँ नमन व अभिनंदन। तो हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी जी। है, लेकिन कुदरत को किसी ने थैंक यू नहीं बोला है आज तक। मतलब ऐसे बोला होगा लास्ट में, बट आपने सेकंड या फर्स्ट पेज में ही डाला है, तो क्या है इसकी स्टोरी? बस मुझे ऐसा लगता है मैम कि आज अगर हम यहाँ पर हैं, तो जो सबसे शक्तिशाली स्रोत है वो जो प्रकृति है, उन्हीं की वजह से। चाहे हम सांस ले रहे हैं, चाहे हम जल ग्रहण कर रहे हैं, या फिर हमारा ये जो शरीर पंच तत्व से बना जो शरीर है, तो मुझे लगता है कि प्रकृति और ईश्वर एक दूसरे के पूरक है। तो सबसे पहले अगर किसी को समर्पित करना है या आपको आभार व्यक्त करना है, तो हमें उस प्रकृति का आभार पहले व्यक्त करना चाहिए, उस ईश्वर का आभार पहले व्यक्त करना चाहिए, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर हैं। तो इसीलिए मैंने उनको आभार व्यक्त किया है सबसे पहले। इसके बाद तो बाकी जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रदान किया, जिन्होंने मुझे बचपन से गाइड किया, बाकी तो फिर सब कुछ है ही, लेकिन मुझे लगता है सबसे पहला आभार तो उन्हीं को जाना चाहिए, ईश्वर। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने बहुत सारी किताबें देखी है, उसमें लोग पहले या तो भगवान का फोटो डालते हैं या ऐसा लिखते हैं, बट या अपने माता पिता को पहले आगे, बट आपने प्रकृति को, जो हमारी पहले सबसे बड़ी माता पिता हमारे हैं, उनको रखा। वो देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं ज्यादा स्टोरी नहीं पढ़ पाई, बट मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, चमत्कार। तो उसमें आपने लिखा था कि आपके पेपर्स खो गए थे टीचिंग के एग्जाम वाले, लेकिन आपको कुछ अजब गिनने गए, जब टीचर ने गिना तब 30 पेज, 29 से 30 हो गए। तो ये चमत्कार के बारे में जानना चाहेंगे। जी, बिल्कुल। बात 2003 की है और तब मैं गुड़गांव में अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी, हिंदी अध्यापिका के रूप में, श्री राम स्कूल अरावली में। तो उन दिनों जब बच्चों का पेपर होता था, तो फिर बच्चों को गिन के पेपर दिया जाता था और 3 से 4 दिन का समय दिया जाता था कि आप चेक करके और उसको वापस एग्जाम रूम में सबमिट करेंगे। तो जब गिन के लाई, तो फिर उस समय तो काउंटिंग सामने ही होती है, सो वो उन्होंने दे दिया मुझे। लेकिन जब मैंने घर पे प्रॉपर उसको रोल नंबर वाइज अभी चेकिंग शुरू नहीं की थी, सो चेकिंग शुरू करने के टाइम पे जब मैंने देखा, तो वो तो एकदम पेपर एक कम है केवल। मुझे बार बार अपने पर भरोसा भी नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने खुद से गिना, फिर मेरी बेटी थी उससे गिनवाया, मेरे आस पड़ोस में जो थे कि एक बार देख लो, क्या पता मेरी ही गिनती में कुछ गड़बड़ हो। ऐसे भी भाषा की अध्यापिका हूँ, गणित की अध्यापिका नहीं हो, तो हो सकता है गणित मेरा कमजोर हो। लेकिन जब बराबर। सबने गिन के बता दिया कि पेपर एक कम है, तब तो बहुत ज्यादा समस्या हुई, क्योंकि बात जिम्मेदारी की होती है। देखिए, और जी। कोई फिर अगर होता तो शायद अब मैं उतना नहीं सोचती, क्योंकि बात बच्चों की है। तो एक हम्म। शिक्षक होना, एक अध्यापक होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के निर्माता हाँ। हैं। और साथ-साथ जब आप उनको उनका बंडल चेक कर रहे हैं, उनका पेपर चेक कर रहे हैं, तो आपकी पूरी ज़िम्मेदारी है कि उसको आप चेक करें, सही तरह से अंक दें, ताकि आप उनका आकलन जो असेसमेंट होता है, वो आप अच्छे से कर पाएँ। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ऐसे भी टीचर्स के कंधों पर होती है, और उस पर भी टीचर से पेपर अगर हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मतलब गैर ज़िम्मेदारी वाली जो हरकत हो गई, ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, कम से कम अध्यापकों से तो बिल्कुल भी नहीं। तो उस दौरान मैंने कैसे भी करके वो पेपर तो मैंने चेक किया, लेकिन पता नहीं, बस बार-बार यही लग रहा था कि मैं जवाब क्या दूँगी? जब मुझसे ये पूछा जाएगा कि मतलब आप इतनी ज़िम्मेदार अध्यापिका होके और आपने बच्चों का पेपर कैसे मिस कर सके? आपको नहीं पता कि इसका महत्व क्या है? अब हम अभिभावकों को क्या बताएँगे, और क्या हम बच्चे का दोबारा रीटेस्ट लेंगे? क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में बस मैंने भगवान को याद किया, मैंने कहा क्या ही कर सकते हैं? चलो, अब तो गलती हो गई है, तो सबसे ज़्यादा सही चीज़ ये होता है कि सॉरी बोलना। लेकिन जब मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में गई, जब लेके वैसे ही बंडल 5 बार तो टोटलिंग कर ही दिया था, सब कुछ हो गया। मैंने कहा मैं खुद नहीं बोलूँगी, वो खुद ही जब क्योंकि काउंटिंग होती है लेने के टाइम पे और देने के टाइम पे भी। तो जब वो हाँ। काउंटिंग होगी, तो उस बच्चे का पेपर मुझे मिल जाएगा। सो बाई चांस जब वो काउंटिंग उन्होंने करनी शुरू की, तो वो पेपर उसमें था। मतलब वो काउंटिंग की जो नंबर्स जो थे, जितना वो बिल्कुल पूरा वैसे ही था। तो मुझे समझ नहीं आया कि इस बच्चे का आया कैसे? हाँ, और वो पेपर चेक नहीं था। वो भी आपको बता दूँ, क्योंकि बाकी पेपर तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुकी थी। तो जब उन्होंने देखा और उस बच्चे का भी निकल आया, तो मैंने
मैंने उस समय किसी को भी ये बात नहीं बताई थी, सिवाय मेरे घर वालों को, सबको पता था। मैंने कहा सर ये ना एक पेपर चेक नहीं हुआ है, भूल से रह गया है, आप मुझे 10-15 मिनट दीजिए, मैं यहीं पे चेक करके और फिर मैं आपको देती हूँ। उन्होंने 15 मिनट टाइम दे दिया, मैंने चेक किया, बंडल पूरा हो गया और मैंने दे दिया। मैम आपको सच बताऊं, एक वो दिन है और जब मैं लिख रही थी इसको, उस दिन तक मुझे नहीं पता कि ये चमत्कार कैसे हुआ, क्योंकि पेपर उन्हीं से लिया, पेपर किसी और के हाथ में गया नहीं, वो मेरे पास ही आया, मैंने ही चेक किया और बिना किसी को बताए कि अब अगर वो कहेंगे कि तुमको रिजाइन करना है तो मैं उस वाले मोड में भी थी कि ठीक है गलती तो हुई है, अगर आप कहेंगे रिजाइन करने तो मैं कर दूंगी, लेकिन ये चमत्कार ही था। तो वही मुझे अभी भी नहीं, अगर आप पूछे कि कैसे हुआ तो मुझे बस ईश्वर का आशीर्वाद ही मानूंगी कि शायद उनके आशीर्वाद से, पता नहीं, चमत्कार तो होते ही है ना मैं तो बहुत भरोसा करती हूँ चमत्कार पे। कई बार तो जब मुझे, लिखने जी मैम, कई बार ऐसा लगता है कि भगवान है ना, वो हमें बताना चाहते हैं कि मैं हूँ, आप लोग चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल बैठा या बैठी हूँ आप लोगों के लिए। तो वो जब स्टोरी मैंने पढ़ी बिल्कुल ना, बिल्कुल मैम, और मुझे जी, हाँ मैम, मुझे ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि मतलब चमत्कार के बारे में मतलब इतना कुछ हो सकता है, हम कुछ भी नहीं है। वैसी प्रकृति के बारे में भी है मैम, हम प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं आज अपने स्वार्थ के लिए, पेड़ों को काट रहे हैं, और ये जो मतलब इतना ज्यादा मतलब प्रकृति को हमने खत्म कर दिया, जंगलों को खत्म कर दिया, पेड़ काट रहे हैं, बड़ी बड़ी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इंसान भुगत रहा है। केदारनाथ वाला अगर आपको याद हो, कहीं ना कहीं वो जो इतनी बड़ी दुर्घटना हुई उसके का जिम्मेदार कौन है? हम इंसान ही हैं। तो प्रकृति के सामने हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब वो अपने क्रोधित रूप में अगर आ गई ना, तो तांडव मचा दिया ना, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। सो यही चमत्कार है। तो मुझे लगता है कि हमें हमेशा जो कुछ भी मिला है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, और हमेशा भरोसा रखना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए जो हमसे ऊपर वाली जो अथॉरिटी है, जो ईश्वर है। हम इंसान है लेकिन उनके हाथ में शायद सब कुछ सबसे बड़ा है वो जो है। काप उठी थी, वो तो हमें पता ही है, कोरोना। मैं भी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो भगवान भी थक गए थे, मतलब वो कर करके, इसीलिए उन्होंने सबको बिठा दिया कि भाई बैठो, अभी मुझे बैठो जानो इधर। कि मैं कौन हूँ। तब से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा प्रकृति भगवान है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा आगे बढ़ा है, कि उसके बाद लोगों ने बहुत समझा है कि हमें प्रकृति की जरूरत है। और कई बार हम ये एसी फोन मतलब ना चाहते हुए हुँ, भी हम यूज करते हैं, तो वो बहुत, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे वो कम करेंगे तो ही होगा, वरना तो विनाश के काल है ही। कागार पे है ही मैम, पर हर मनुष्य को ये मतलब हम में से हर एक व्यक्ति को ये सोचना होगा मैम कि हम ना प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से आज हम हैं। सांस मैम, दिल्ली में आप देख ही रहे हैं और कई ऐसे जगहों पे मैम वातावरण कितना प्रदूषित बहुत ज्यादा, हो गया। जी। जो एयर क्वालिटी है जिसको हम सांस ले रहे हैं वही हमें शुद्ध नहीं मिल रहा, शुद्ध पानी की दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रकृति थोड़ी जिम्मेदार है, हम ही जिम्मेदार हैं। हमने और जिम्मे कोरोना कोरोना की बात आपने की मैम, तो मुझे लगता है कोरोना ने सिर्फ उतना ही नहीं सिखाया, उन्होंने वैल्यूज भी सिखाया, ह्यूमन वैल्यूज, कि परिवार क्या होता है और परिवार के साथ मिलकर रहना क्या होता है। उन दौरान तो सबके अपने अपने निजी अनुभव रहे होंगे, मतलब एक और किताब लिख जाएगी मैम अगर लिखना चाहेंगे उस समय किस तरह से ह्यूमन वैल्यूज और जीवन मूल्य लोगों ने सीखा और एक दूसरे को समझा, परिवार क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार से ज्यादा हम जो बाहर रहते हैं ना, उसकी ज्यादा वैल्यू हुई है, कि हमें बाहर जाना हमारे लिए कितना ज्यादा जरूर, हम कितना वो तड़पते हैं बाहर जाने के लिए। और स्पेशली बाहर जाने मतलब काम, हमारा जो काम जब बंद हो जाता है तब हमें वैल्यू, ऐसे तो हम बोलते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है, हमारे पास तो इतना सारा काम बिल्कुल। आ गया है। उस समय हमें पता चला कि जब हम सच में बैठ जाएंगे तब क्या होता है, उसकी तब बहुत क्या होगा, वैल्यू। सबको बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। वो जो कोरोना काल था वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेसन है, सीख है, जिससे हर व्यक्ति ने सीखा। ओके मैम, और आपने बहुत सारे विषय पे लिखा है अपनी किताब की में, तो आप थोड़ा बताइए कि आपने और क्या क्या विषयों में लिखा है पंखुड़ी में। हाँ, पंखुड़ी में जैसे कि मैंने कहा था कि मुझे एक्चुअली भीतर से ना भावनाएं जब आती हैं बहुत स्ट्रांग, ऐसी नहीं है कि मैं कभी भी लिखूंगी, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा जब देखती हूँ जैसे चमत्कार जैसे कुछ हो जाता है, या और भी जो कुछ भी, मैंने उसमें से कई तो ट्रू स्टोरी है, कोई कुछ काल्पनिक भी है, लेकिन कुछ तो बिल्कुल बहुत ही ट्रू स्टोरी है। जैसे उसमें एक मैंने चगौना बाबा के बारे में लिखा है। तो वो हमारे एक्चुअली कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी वो परंपरा जो है वो कहते हैं ना स्टोरीज ट्रैवल करती हैं। तो जो हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनसे वो स्टोरी चलती आ रही है और आज भी लोगों ने उनको देखा है और महसूस किया है। तो मैंने उनके बारे में भी लिखा। एक एक बार हमारे स्कूल में सिस्टर शिवानी जो थी वो आई हुई थी, तो उनकी वर्कशॉप थी। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि मतलब मुझे लगा कि अगर हम अपने निजी जीवन में इसको उतार लें तो शायद हम तो दुखों से बिल्कुल दूर ही हो जाएंगे। हालांकि बहुत मुश्किल होता है,
मतलब दूसरों ने क्या बोला, ये हमारे को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमें दूसरों के नज़रिए से नहीं, अपने नज़रिए से हमें अपने आप को देखना चाहिए। बच्चों पर हम ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स करते हैं, प्रेशर करते हैं, इतने नंबर लाने, इतने नंबर लाने। बच्चे को कहीं न कहीं हमें समझने की ज़रूरत है कि जीवन में मार्क्स है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन बच्चे के भीतर जो एक अंदर की जो भावना होती है, उसके अंदर भी एक छोटा-सा कहते हैं ना पुष्प है, उसको खिलने का अगर हम मौका नहीं देंगे और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, तो वो भी कहीं न कहीं मुरझा जाएगा। ऐसी अनगिनत बातें उन्होंने सिस्टर शिवानी ने उस वर्कशॉप में कही, और मैं घर आई और मुझे इतना वो ज़्यादा वो प्रभाव, और क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ और टीचर भी हूँ, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो कहीं न कहीं वो प्रभावित की, तो मैंने भी मतलब सिस्टर शिवानी की उस वर्कशॉप में जो-जो चीज़ें थी वो मैंने उसको वहाँ पर लिख दी। इसके बाद एक मैंने लिखा है अग्निशिखा, वो हाँ, एक्चुअली औरतों के बहुत मेरे अच्छा। संदर्भ में हाँ, थोड़ा हाँ, क्योंकि वो मुझे मेरे करीब है वो बहुत ज़्यादा, कोई कहानी नहीं है। तो मैंने कई ऐसी स्त्रियों को देखा है, अपने घर में देखा है, 2 रूप हैं बिल्कुल। एक है बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, जिनको लगता है कि नहीं मतलब ऐसा थोड़ी है कि हर कुछ औरतें बिल्कुल नहीं, ये अबला जीवन हाई तुम्हारी ये कहानी, नहीं ऐसा नहीं है, अबला नहीं है। तो चाहे कितनी भी चुनौतियां आई उनके जीवन में, उनकी आंखों से आंसू नहीं टपका, जो कि कहते हैं ना औरतों का सबसे वो हथियार है, स्ट्रांग है, कहीं भी है तो आंसू टपकने लगते हैं। तो वो उनको रोते हुए नहीं देखा। हर स्थिति, हर सिचुएशन, बड़े से बड़ी सिचुएशन पे इंसान मतलब हिल जाए, वैसे सिचुएशन पे भी मैंने औरतों को देखा है। और वही मेरे सामने वो दूसरा रूप भी है औरत का, जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है, बिल्कुल डिपेंडेंट है। मतलब जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है तो वो डिपेंडेंट है। आज भी मतलब स्वतंत्रता के लिए वो तड़प रही है, कहीं न कहीं आर्थिक स्वतंत्रता है, लोगों को मिलने की स्वतंत्रता है, बाहर जाने की स्वतंत्रता है, कई सारी चीज़ें आज भी उस लेवल पर मुझे दिखाई देती है। तो मैंने कहा कि ये जो औरत के 2 कहते हैं ना, औरत के कई सारे रूप हैं। तो इन 2 रूपों को मैंने बहुत अपने करीबी रूप में देखा कि वही औरत अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने पर आ जाए, तो फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो कोई हो ही नहीं सकता है। और अगर वो ये सोचे कि भाई मैं तो लाचार हूँ, भाई मैं तो डिपेंडेंट हूँ, बेटी है तो पिता पे डिपेंडेंट है ना? जब शादी हुआ तो फिर अपने पति पे डिपेंडेंट हो गए, और जब बुढ़ापा आया तो अपने बेटे पर फिर से डिपेंडेंट हो गए। तो ये डिपेंडेंसी छोड़ के भी नारी का अपना एक अपनी एक आइडेंटिटी है महिलाओं की। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने लिखा कि ये अग्निशिखा, जहाँ नारी के 2 रूप सामने आते हैं। उसमें एक और कहानी है मैम, कहानी नहीं है, अगर एक है सृष्टि का सम्राट मानव। तो ये मेरे कॉलेज के दिनों में हमारे स्कूल से मैंने अपना रिप्रेजेंट किया था अपने कॉलेज को, ऑन द स्पॉट टॉपिक मिल गया था लिखने के लिए। तो मैंने बस लिख डाला था, क्योंकि उस समय आधा घंटा दिया गया और विषय दे दिया गया था कि आपको जो समझ में आता है लिखिए। तो आधे घंटे में मुझे जो समझ में आया मैंने लिखा, और मुझे फर्स्ट प्राइज भी मिला। और इवन रादर जो पूरे 17-18 कॉलेज ने जो पार्टिसिपेट किया था उस दौरान, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज। तो कुछ ऐसी चुनिंदा कहानी और लेखों का संग्रह है पंखुड़ी, जिसको मैंने जहाँ कंप्लीटली वो मेरे भाव है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया है कि जो आप प्रस्तावना पढ़ेंगे अगर, तो आपने देखा कि जरूरी नहीं कि आप मेरी बातों से सहमत हो, क्योंकि आपके विचार, हम 2 अलग अलग व्यक्तित्व हैं। हो सकता है मेरे कुछ विचारों से आप सहमत ना हो, लेकिन इसका कोई ये निराकरण नहीं है कि मैं अपने सोच बदल दूं। आप सहमत हैं या नहीं सहमत है, सबको अपनी अपनी सोच रखने का की स्वाधीनता है। और अगर इस तरह से प्लेटफॉर्म मिल जाए, जैसे कि आपने हम लोगों को दिया, हम जैसे राइटर्स के लिए प्लेटफॉर्म दिया, तो स्प्रेड गुडनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। सो ये प्लेटफॉर्म हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत मैटर करता है, जहाँ पे आप खुल के अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं। तो मैं तो आभार व्यक्त करती हूँ इस प्लेटफॉर्म का भी, जहाँ पर मुझे इतने अच्छे स्तर पे आपकी तरफ से सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिला, हेल्प मिली, और आज ये जिस आप लोगों ने इंटरव्यू रखा, तो मैं खुल के जो बात मैंने लिखी थी, अब मैं खुलकर बोल पा रही हूँ आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो, फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस। हर जगह मुझे भी आपका गाइडेंस मिला, जहां जहां मैं अटक रही थी, ऐसे करना है, ये करना है। तो मुझे लगता है मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मैंने आभार में 2 और लोगों का भी नाम किया है। एक तो मेरे पति हैं, श्रीमान उदय शंकर पाठक जी। सो नाम की जब नाम का चयन हो रहा था शीर्षक का, सो उन्होंने बड़ी हेल्प की चयन करने में, कि चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे बुक के लिए सबसे अच्छा शीर्षक क्या हो सकता है। अच्छा। कुछ उन्होंने गाइड किया। फिर एक डॉक्टर विश्वजीत पांडे हैं, उसने भी लिखने के लिए बहुत प्रेरित किया। लिख तो मैं बहुत पहले से रही थी मैम, लेकिन उसको एक कहते हैं ना कलमबद्ध करना और एक जगह इकट्ठा करने का जो प्रेरणा थी, वो मुझे उन्होंने दिया कि ऐसे नहीं होता, सिर्फ डायरी में लिख लिख के छोड़ने से थोड़ा ही होता है। कम से कम अपने भावों को मतलब लिखिए, ताकि दूसरे लोग भी पढ़ें और दूसरे लोग भी जाने।
इसलिए मैंने आभार में और उनको भी सम्मिलित किया है। बहुत बड़ी आपने बोला, तो ये हमारे लिए ही बहुत बड़ी बात है कि हम आप जैसे लेखकों को मिल पा रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लेखक हमें ये आईना दिखाते हैं कि हमें ये इस बारे में भी देखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ऐसी किताबें जो इंटरनेशनल किताबें या जो दूसरी दूसरी होती है, लेकिन जो रियल स्टोरीज रियल लेख वाली होती है, जो बहुत टच करती है कि हाँ ऐसा भी होता है, और जब हम देखते हैं कि वो चमत्कार वो हमारी लाइफ में भी होता है, किसी और की भी लाइफ में होता है, तो बहुत अच्छा लगा आपकी किताब को। मैंने जितना पढ़ा, डेफिनेटली मैं तो लेने ही वाली हूँ, क्योंकि उसमें लिखा था। तो जब वो पढ़ते हैं तो बहुत ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि आपकी किताब का नाम पंखुड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी सी प्यारी सी भावों वाली किताब ऐसा भी नाम लिख सकते हैं। बहुत प्यारी किताब है, क्योंकि उसमें आपने बहुत ही छोटे छोटे लेख लिखे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टोरीज बहुत लंबी लंबी हो जाती है, और जो मेरे जैसे जो थोड़े कम पढ़ते हैं उनके लिए वो स्ट्रगलिंग हो जाती है। बट ये छोटा छोटी स्टोरीज है, तो बहुत अच्छी अच्छी से आपने लिखा है। आपने कब लिखना स्टार्ट किया मैंने इस बात को ध्यान हाँ, मैं ये बताऊँ कि ये जान मैंने रखा ही था छोटा, क्योंकि मैम देखिए आज बहुत था? व्यस्ततापूर्ण जीवन है। तो एक तो ना रीडिंग खत्म हो गया, डिजिटली सब कुछ इतना हो गया कि सब कुछ ऑनलाइन ही लोग पढ़ते हैं। सो हाँ, बुक रीडिंग ना खत्म होती जा रही है। हम आज भी मतलब अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं, लाइब्रेरीज में हमने बुक्स रखवाई हैं कि बेटा जो रीडिंग होता है ना, बुक रीडिंग कहते हैं ना, रीडर्स आर द लीडर्स, ऐसे नहीं कहा या जाता डेफिनेटली। कि तो इसीलिए बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो छोटे-छोटे बच्चों के लिए भी स्टोरीज़ की बुक्स हम रखवाते हैं और कहते हैं बेटा पढ़िए, क्योंकि पढ़ के जो ज्ञान आप अर्जित करेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे, फिर उसको सोचेंगे। कई बार ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे जो ई-बुक्स कई बार होता है, तो वो भावनाओं को सोचने का समय नहीं देता, वो फटाफट निकल जाता है। तो कम से कम बुक रीडिंग की हैबिट डालिए, और साथ में उसको संक्षिप्त रखा है इसलिए क्योंकि जैसे कि आपने कहा लोगों के पास समय का अभाव है, बड़ी व्यस्ततापूर्ण जीवन है। तो जब वो देखेंगे कि 10 पेज की स्टोरी है तो उनको लगेगा अच्छा थोड़ा बाद में पढ़ लेते हैं, थोड़ा टाइम निकालते हैं, और फिर वो टाइम कभी नहीं निकलता, वो कभी नहीं निकलता। तो कम से कम छोटी-छोटी अगर 2 पेज की कहानी होगी या लेख होगा, अच्छा 2 पेज है, 5 मिनट तो लगेगा, तो वो रीडिंग कर पाएँगे। और मुझे लगता है कि मैंने अगर 2 पेज की भी लिखी है तो उसमें वो भाव मैंने डालने की का पूरा प्रयत्न किया है, ताकि अगर कोई पढ़े तो उसको वो भाव पूरा मिले। और मैम दूसरा प्रश्न ये था कि आपने और लिखना कब आरंभ किया? तो मैम मैं जब कॉलेज टाइम पे थी, मैंने एक्चुअली 1999 1999 में अपना ऑनर्स कंप्लीट किया, बी ऑनर्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उन दिनों मैम जब 12वीं के बाद जब थोड़ा-सा समझ आता है, जब आप बाहर निकलते हैं, 12वीं तक तो एक स्कूल का ही बैकग्राउंड होता है, आप पूरी तरह से पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में होते हैं, तो कई बार आप उस चीज़ को वैसे नहीं समझ पाते थे। जब मैं कॉलेज निकली, जब मैंने खुद से ट्रैवल करना शुरू किया, उन दिनों बस में जाते थे, ऑटो में जाते थे, लोगों से मिलना शुरू किया, तो एक जब आप विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो जैसे वही होता है कि कुएँ से निकल के समुद्र में जाना। तो वहाँ से मेरी भावनाओं को मतलब वो ना मतलब उद्वेलित कई सारी चीज़ें मैंने देखी, तो वो मेरे दिमाग में था कि ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए? तो कई बार ना मुझे उसका जवाब भी नहीं मिल पाता था। लेकिन उन दिनों जो हमारे प्रोफ़ेसर्स हुआ करते थे, उनमें से कुछ हमारे बहुत ही क्लोज़ थे। तो उनसे जब बातें होती थी, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई। एक एक छोटा-सा किस्सा ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगी, अब वो है नहीं, डॉक्टर फुलवंत कौर, वो हमारी प्रोफ़ेसर थी। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम लोग अभी कॉलेज में हो, तो तुम लोगों को लगता है जब नई-नवेली लड़की की शादी होती है, तो वो परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको सारी गलतियाँ ससुराल वालों की लगती है। जैसे तुम हमें वो बोल रही थी कि तुम लोग अब जाओगे, शादी होगी, तो तुम्हें लगेगा ये सही नहीं है, वो नहीं बदल रहा, हस्बैंड नहीं सुन रहा, सास नहीं सुन रही। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज़रा इसको तुम पलट के सोचो। इस तरीके से सोचो कि वो बचपन से एक बैकग्राउंड में चले आ रहे हैं, उनकी एक रीति-रिवाज, परंपरा है जिसमें वो बच्चा बड़ा हुआ है, उनके अपने कल्चर हैं। तो एक लड़की अगर जा रही है, तो वो पूरे 12 लोग बदलेंगे, या एक लड़की को अगर वो बदल जाए और उस चीज़ को सीख ले, तो क्लेश किसमें कम होगा? तो हम सबने जब सोचना शुरू किया तो कहा नहीं, क्लेश तो इसी में कम होगा कि जो लड़की जा रही है, वो उनको समझने की कोशिश करे। मतलब 12 लोग एक लड़की के लिए नहीं परिवर्तित होंगे, क्योंकि वो अपने कस्टम जल्दी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर लड़की उसमें घुल-मिल जाए और समझे कि हाँ, ये भी मेरा ही परिवार है, तो ये दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर वो परिवार भी धीरे-धीरे आपको एडजस्ट करेगा, फिर देखिए आप किस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं। तो हमारे थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल चेंज हो गए कि हाँ, ये भी तो एक तरीका है देखने का। क्यों हम हमेशा ससुराल वालों को ही गलत ठहराएँ? पहले खुद जाएँ और फिर उनको बदलने की जगह ज़रा अपनी सोच में बदलाव लाएँ। तो जब इस तरह की चीज़ें हुई मैम, तो धीरे-धीरे ना वो दिमाग में चीज़ें बैठने लग गई।
तो लगा कि किसको बताएं, किसको बोले। तो उस समय बच्चों का स्तर भी, अब सब लड़कियां ही हैं और ग्रोइंग एज है 18 19 साल 20 साल, तो वो स्तर नहीं था। लेकिन मुझे लगता था मैं कहाँ बोलूँ, किससे बोलूँ, तो हम प्रोफेसर से डिस्कस करते थे और उनसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सीखने को मिलती थी। तो मैं लिख लिया करती थी अच्छा। और वो लिखते लिखते, वो लिखने की आदत मुझे तभी से काफी उसी समय से पड़ गई थी। तो कुछ भी आता था ना दिमाग में, तो लगता था बस लिख डालो पेपर पे, और वो हमेशा नहीं आता था। जब इस तरह की चर्चाएं होती थी या मैं कुछ देख लेती थी तो लगता था कहीं कुछ कागज पेन मिल जाए तो मैं तुरंत लिखूं। अगर वैसा नहीं होता था तो मैं घर पे आके उसको तुरंत लिख लेती थी। इस तरह करके वो संकलन धीरे 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 जमा होता गया। इसके बाद फिर बाद के दिनों में भी मैंने लिखना शुरू किया। लेकिन प्रकाशन की जब बात आई मैम, तो समझ लीजिए कि ये अभी प्रकाशित हुआ है। मैं बात कर रही हूँ 1999, 19 उस समय 1999 से जो शुरू हुआ दौर, अब जाके मैम 2025 में उसको एक रूप मिला मैम, उसको एक आकार मिला। तो ये इस तरीके से मैम हुआ। और अगर आप ये पूछे कि आप तक मैं कैसे पहुंची, मैम मैं अमेज़न के थ्रू पहुंची आप तक, क्योंकि मुझे तलाश थी कि मैं किसको मतलब वो करूँ, कहाँ जाऊँ? मतलब वैसे तो बहुत, लेकिन ना समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अप्रोच किसको करना चाहिए। सो अमेज़न में मैंने जब बुक्स देखना शुरू किया, क्योंकि मैंने हिंदी में लिखा था, तो मुझे इंग्लिश वाला नहीं देखना था। सो हिंदी की जब मैंने बुक सर्च किया अमेज़न पे, तो मैंने जो पीछे वाला साइड होता है जहाँ पे लेखक परिचय और पब्लिशर्स का नाम दिया रहता है, वहाँ से मुझे ये स्प्रेड गुडनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस वाला जब मुझे लोगो दिखा, वहाँ से मैंने नंबर लिया और फिर मैंने आप लोग लोगों से टच में बात किया और फिर वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज यहाँ आपके सामने मैं बैठी हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं कि मतलब आप लोगों ने जिस तरह से हेल्प किया, गाइड किया। और मतलब जो ये जो 20 22 साल अगर मैं कहूँ उसका जो सफर था, सो एक अभिव्यक्ति का एक नया रूप, मतलब डायरी और पेन से निकल कर मैं बाहर आई और एक नए प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने भावों को अभिव्यक्त करने का मौका मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। मैम मुझे लगता चाहिए क्योंकि आपने जो बताया आप कहाँ से आए, मुझे नहीं पता था। क्योंकि कई बार लोग गूगल रेफरेंस, या तो हमारे ज्यादा कस्टमर रेफरेंस से ही आते या आते गूगल से आते, बट आपने अमेजोन का बोला, बहुत अच्छा लगा सुन के। क्योंकि मैम पता है मुझे। क्या जी। हाँ, मुझे क्या लगता है मैम, जहाँ चाह वहाँ राह, कहते हैं ना, कहावत है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। क्योंकि अब मुझे ना लग रहा था कि नहीं, सब कह रहे हैं करना है तो कहाँ जाऊं। आपको तो मैंने आपने खुद से ही सर्च करना शुरू किया। चमत्कार डाला है ना वहां, ये SGSS का हम चमत्कार बुक बनाएंगे ना, तब आपकी स्टोरी डालेंगे। बिकॉज अमेजोन में देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी हम उतने स्तर पे आगे नहीं है जितना होना चाहिए, बट स्टिल आपने हमें वहां से फाइंड किया। मतलब गणपति, मैं बहुत गणपति बापा को मानती हूँ, इसीलिए हमारा लोगो में भी गणपति बापा और फिर स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ही खुद आपको चुना है कि आप हमारे पास आए हैं। बिल्कुल। सच। और मैम देखिए, कई लोग चाह रहे थे कि मतलब मुझे कहते थे कि आप पब्लिश क्यों नहीं करते, आप इतना अच्छा लिखते हैं और आप बोलते हैं तो फिर आपको करना चाहिए। अब जब आप इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मेरे लिए वाकई वैसे कहते हैं ना भगवान की तरह साबित होगा। क्योंकि जब देखेंगे, हमारे जो परिचित लोग हैं वो देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो कम से कम वो पक्का है कि वो जरूर पूछेंगे कि मैम आपने कब, कैसे, कहाँ ये काम किया। तो एटलीस्ट मैं बता पाऊंगी सबको, ये चीज बोल पाऊंगी कि किस तरीके से मैं वहां से यहाँ तक का सफर मैंने तय किया। आपकी जर्नी तो बहुत ही कमाल की है, और उसमें भी आपने हमको ढूंढा हो तो और कमाल। मैं अगर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे ना तो भी बहुत अच्छी बनेगी कि आपने कहाँ कब लिखना स्टार्ट किया, और उसके बाद आपने जो चमत्कार और जो लेख लिखे हैं रियल वाले, और उसके बाद पब्लिशर के साथ भी अलग ही स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी बनी है। मैम आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि आपने मुझे बताया कि आप कैसे हमने हमको फाइंड किया। तो मैम आपकी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत सारे आए होंगे, डेफिनेटली आप यहाँ तक है। तो ऐसे क्या चैलेंजेस थे जो आपको लगा कि अब तो थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया, और आप वो चैलेंजेस से बाहर कैसे निकले? मैम देखिए, जैसे अब मैं अपने परिवार की बात करूं तो चैलेंजेस जैसे होता है ना, एक जब बच्चा या कोई लड़की जब तक अपने माँ बाप के यहाँ रहती है तो वो जिम्मेदारी मुक्त होती है। तो जब एक बार शादी हो जाती है तो आप बेशक जॉब कर रहे हैं लेकिन आप घर नहीं छोड़ सकते। मतलब हम्म। आपके ऊपर दोहरी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपको अपना परिवार भी संभालना है, अपना घर भी संभालना है। और आपको आपको अगर जॉब करना चाहती है तो बिल्कुल आप वो सेकंड, अगर आप करना चाहती है तो कीजिए। तो इन दोनों को जब मैं लेकर चली तो मैं, बल्कि मैं यहाँ पर भी अपने आप को भाग्यशाली मानूंगी कि मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो मैं 2004 से मैंने मतलब जॉब स्टार्ट किया। मैं टीचिंग फील्ड में ही हूँ 2004 से। वहां से लेकर और आज 2025 है,
लगभग 22 साल हो गए, मैंने ब्रेक नहीं लिया। मैंने ब्रेक नहीं लिया अपने जॉब में। सिर्फ 2 बच्चे हैं तो उनके लिए जो 3 महीने की मैटरनिटी लीव जो देते हैं स्कूल से, मुझे वही मिला। तो चुनौतियाँ ये थी कि घर भी सँभालना था और जॉब भी सँभालना था, दोनों चीज़ें सँभालनी थी। तो दिक्कतें तो आई, लगा कई बार सोचा कि जॉब छूट जाएगी, नौकरी नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा घर परिवार हमेशा होता है, बच्चे होते हैं। लेकिन परिवार वालों ने बहुत हेल्प किया। मेरी मदर इन लॉ ने बहुत हेल्प किया, मेरे सिस्टर इन लॉ ने बहुत हेल्प किया। तो मैं हर उन लोगों को बोलना चाहूँगी कि मतलब हर जगह सिर्फ गलत ही नहीं होता, हर समय सही भी होता है। तो मुझे अपने जो प्रोफ़ेसर थी डॉक्टर फुलवंत कौर जिनका मैंने ज़िक्र किया, मेरे केस में तो बहुत कहते हैं ना सटीक लागू होता है। सो परिवार वालों में भी मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया हमेशा। वो हमेशा से ही चाहती थी कि मैं लिखूँ, मैं कुछ करूँ। आज वो हमारे आज एक्चुअली ना मेरे इन-लॉज़ हैं, ना मेरे मदर फादर हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ भी उनकी एनर्जी होगी, मतलब जहाँ कहीं भी वो इस ब्रह्मांड में यूनिवर्स में होंगे, आज वो इतना ब्लेसिंग्स मुझे दे रहे होंगे क्योंकि उन्होंने हमेशा कहा कि जहाँ तुम्हें हो सके तुम करना। सो मैंने जॉब अगर मैंने नहीं छोड़ी तो आज अपने इन-लॉज़ की वजह से मेरे मदर इन-लॉ, सिस्टर उन्होंने पूरा सँभाल लिया। लेकिन इन दोनों ज़िम्मेदारियों में जो मेरा निजी शौक था, लिखने वाला, ये मैं नहीं पूरा कर पाई। क्योंकि टाइम नहीं था, अभाव था, तो मैं बिल्कुल लगता था पहले बच्चा देख लूँ, घर आई हूँ तो बच्चे को पढ़ा लूँ, कर लूँ और फिर स्कूल तो स्कूल का काम। तो कहीं छूट-सा गया था बीच में। लेकिन फिर जब सोचा कि नहीं कुछ तो मेरे पास कलेक्शंस थे और कुछ जब मैंने फिर बाद में लिखना शुरू किया, जैसे कि मैंने डॉक्टर विश्वजीत पांडे का नाम मैंने उसमें डाला है आभार में। उन्होंने मतलब कहा कि ऐसे नहीं होता। जब लिखना है तो लिखना है और जो मतलब लिखना था वो दरअसल मैं जब कॉलेज टाइम पे थी तभी मैंने लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन भावों की अभिव्यक्ति के लिए ये जो मुझे 22 साल का समय लग गया, तो चुनौतियाँ बहुत थी। परिवार की, ज़िम्मेदारियों की, एक तरफ नौकरी, एक तरफ परिवार। तो इन सब के बीच आपको अपने निजी इंटरेस्ट के लिए या रुझान आपका किसी चीज़ में उसको समय निकालना, तो वो लगता था कि अच्छा वो कर लेंगे ना, वो हो जाएगा। पहले ये कर लेते हैं, पहले खाना बना लेते हैं, पहले सबको ला लेते हैं, नहीं पहले कॉपीज़ चेक कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों में अब के लिखना भी होता है, ये कहीं न कहीं छूट गया। लेकिन 22 साल के दौरान जब काफ़ी लंबा समय निकल गया, तो मैंने जिनका ज़िक्र किया है प्रोफ़ेसर विश्वजीत पांडे, वो अभी फ़िलहाल कार्यरत हैं प्रोफ़ेसर के रूप में जीएल बजाज यूनिवर्सिटी में। तो वो आए थे घर पे, तो उन्होंने बहुत प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नहीं आपको लिखना चाहिए और अपने जो आपके अंदर का जो एक कहते हैं जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। सारा काम महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल लिखूँगी। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप लिखेंगी नहीं, तब तक अगर आप मुझे नमस्कार करेंगी तो मैं आपका नमस्कार भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इस हद तक उन्होंने मुझे प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि नहीं आपके घर भी नहीं आऊँगा और नमस्कार भी नहीं लूँगा, आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तो उन जो कुछ मतलब जो संकलित कहानी थे, कुछ मेरे पास लिखे थे और फिर मैंने वहाँ से एक नहीं मुझे करना है, मुझे लिखना है और फिर मैंने थोड़ा-सा समय निकालना जब शुरू किया, तो मैं मैनेज कर पाई। मुझे लगता है हर कुछ हमारे अंदर ही है। अगर आप निकालना चाहें, अगर आप ठीक से प्लान करना चाहें, तो टाइम मैनेजमेंट एक वर्ड है जो हम सब कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि हम किसको प्रायोरिटी देते हैं अपने लाइफ में। नहीं, जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। नहीं, नहीं, परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम जॉब छोड़ देते हैं। नहीं, अब ये दोनों इम्पोर्टेंट है तो फिर ये क्या है, छोड़ो कर लेंगे कभी, जो कि मेरे केस में था। इस तरह की चुनौतियाँ बहुत आई, लेकिन मुझे लगता है हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा होता है, जो उसको प्रेरित करता है कि नहीं तुमको करना चाहिए और तुमको करना है। और वो जैसे कहते हैं ना डंडा लेके खड़े हो जाना पीछे, ये नहीं कि प्यार से कर लो, ये नहीं, करिए और करना पड़ेगा। ये वाला जब एक मूड आता है ना और कोई आपके साथ खड़ा होता है, तो शायद आप कर जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से वो जो लिखना तो बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन जो आकार थी, जो अभिव्यक्ति थी, वो शायद इस तरीके से उनके हेल्प से सामने है। तो आपको वो सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि मैम कई बार ऐसा होता है कि लेखनी में लोग इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर मेरी बात लेके चलिए, देखिए मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, पूरा दिन बिजनेस का बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, आपको बहुत सारा दिमाग दौड़ाना पड़ता है, कैसे कस्टमर आएंगे और आएंगे तो भी उनको कैसे सही से आप सर्विस दे ताकि वो दोबारा आए। तो उस समय मेरा भी लिखना छूट जाता है, कई बार छूट जाता है। लेकिन मुझे याद आता है कि भले मुझे दिन में 2 लाइन का सुविचार, मैंने 2 बुक अपनी सुविचार पे लिखी है, द ब्यूटी ऑफ कॉर्ड्स और सुविचार, एक अच्छा विचार आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो मैंने छोटे छोटे 2 लाइन के कॉर्ड्स लिखे, मैंने बड़ा बड़ा नहीं लिखने बैठी, बट मैंने सोचा कि मैं 2 लाइन का लिख के हर बार मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ, कि ऐसे ही पोस्ट कर देती हूँ।
वहां कोई ना जानता है ना पहचानता है, वो मेरे भाव है, मेरे साथ रहेंगे। तो वही हम छोटा छोटा, भले हमें इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन हमें दिन में कम से कम थोड़ा सा, भले छोटा सा पैराग्राफ या 2 लाइन का सुविचार, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम कई बार अपने पैशन, अपनी राइटिंग को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट हम बिल्कुल ये नहीं बिल्कुल। सोचते हैं कि हमें जो ब्लेसिंग मिली है वो हर किसी को नहीं मिल सकती है। और हर बार हमें लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट हमारे अंदर से आना चाहिए कि भगवान ने मुझे एक कलम दी है, तो उसकी ताकत को हमें खुद पहचानना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमें मिरर चाहिए कि कोई हमें दिखाए कि ये आईने में देखो। नहीं, बट आपकी बिल्कुल बिल्कुल। स्टोरी में बहुत अच्छा है कि वो सर ने हेल्प किया। सो इट्स अ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग दुनिया में दूसरों का अच्छा देख नहीं सकते हैं, नॉर्मली ऐसा कभी कभी। बट वो सर को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि हमें इतने अच्छे ऑथर्स देने के लिए। नहीं। और साथ में मेरे परिवार वालों का, जब मैंने शुरू किया तो सबने कहा कि नहीं, मेरी इवन मेरे बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड ने तो बिल्कुल बहुत ज्यादा। मैंने कहा कि नहीं, तुम लिखो, ऐसा नहीं है कि तुम नहीं लिख सकते। तो आपने कहा ना, 2 लाइन ही लिखो, हाँ तो लेकिन लिखो, मतलब वो कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। अपने अपने लिए अगर हम अपने पूरे 24 घंटे से में से क्या 10 मिनट भी हम अपने अपनी इंटरेस्ट के लिए या अपने हॉबीज के लिए नहीं निकाल सकते। तो मुझे सही लगता बात। है हर उन व्यक्ति से, कोई बच्चा है या कोई जो बड़ा भी है या कोई बुजुर्ग भी है, सो टाइम मैटर नहीं करता, एज मैटर नहीं करता। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है, आप अपने लिए जरूर निकालना चाहिए, और आप निकाल भी लेंगे। तो इसीलिए वो कहते हैं ना, बहाने बनाना छोड़िए और अपने लिए 10 से 15 मिनट निकालिए, रोज निकालिए। डेफिनेटली बहुत छोटा सा सबक है, बट हम बहुत देर बाद सीखते हैं, तब बहुत देर हो जाती, फिर सोचते हैं कि मुझे पहले काफी लंबा इतना। समय हो गया मैम, मुझे 22 साल लग गए, 22 साल। मतलब इसको यहाँ तक पहुंचाने में। तो ऐसा इतना नहीं लंबा मतलब समय नहीं लगना चाहिए, ये चीज बहुत पहले करनी चाहिए। ट्रू। और 22 साल जब आप तब लिखते हैं और अब बहुत बड़ा कुछ हो जाता, बट वो होता है ना, हर चीज का अपना एक समय होता है, और समय से पहले ना बिल्कुल मिलता बिल्कुल। है। हाँ बिल्कुल, ये समय बात से पहले और हमेशा भाग्य याद से ज्यादा इंसान को कुछ नहीं मिलता। रखनी। सो मुझे तो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। जब मौका मिला उसको मैंने ग्रैब किया, मैंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। मुझे अगर उन्होंने प्रेरित किया तो मैंने उनका भी सम्मान रखा, मैंने अपने घर वालों का सम्मान रखा। मैंने, मुझे लगता है मैंने टाइम निकाला उसके लिए, तो निकाला। और देखिए आज आपके ढूंढ कर आज आपके सामने भी बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और भीतर से इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने लाइफ में कुछ तो अलग किया ना। इस हाँ बात का जो प्राउड है, जो भीतर से मुझे एनर्जी दे रहा है कि अरे कुछ तो किया इस लाइफ में, कुछ तो तुमने किया जो तुम्हें चाहिए था। तो ये ये जो बात खुशी है, ये इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। थी, क्योंकि किताबें हमारे नाम के बाद भी होती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और मैम आपको लिखने के अलावा और फ्री टाइम में क्या हॉबीज है आपकी, मतलब क्या और अच्छा लगता है लिखना और पढ़ने के अलावा? हाँ, लिखने के अलावा वैसे तो मुझे गाने का बहुत शौक है, तो अगर तो थोड़ा बहुत गाइए समय कुछ। मिल जाए। नहीं, वैसे उतना भी अच्छा नहीं, वो मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो मैं ऐसे ही अकेले में गुनगुनाना पसंद करती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन तो गाना हो तो गा सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो गाने के लिए बस मैं 2 लाइन अगर आप कह रहे, क्योंकि मुझे गाना भी बहुत पसंद है, तो मैं गा देती हूँ, बट थोड़ा सा क्षमा करेंगे क्या अगर मान रखना आपके आपको पड़ेगा, बेसुरा लगे। अपने पब्लिशर का थोड़ा मान बेसुरा रखना लगे पड़ेगा। तो ठीक है, मैं जी 2 पंक्तियां गुनगुनाती हूँ। ओके। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हो हमें तुमसे प्यार कितना। बस मुझे लगता है इतना ही काफी है। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से गाया। आई थिंक आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिंगर भी बन सकते हैं। नहीं सच में नहीं, बता। अब तो, अब मतलब समय, अब क्या है कि जैसे मैंने बताया, जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, तो बहुत समय भी थोड़ा कम ही मिलता है। अब तो ऐसा लगता है 24 की जगह 48 घंटा होना चाहिए था एक दिन का। कभी कभी ऐसा फील होता है, लेकिन ठीक है, जितना समय कई मिला बार उसी को हम अच्छे ऐसा से होता है। यूटिलाइज कर पाए। हम्म, समय को देखिए, हमारे पास हमें बहुत चीजें अच्छी लगती है, जैसे कि लिखना, सॉन्ग गाना या सुनना, या हमें बहुत सारा अच्छा लगता है। और हमारा प्रोफेशनल तो अलग है, बट हमें पैशन में हमें किस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि देखिए, अगर मेरी बात करें, मुझे लिखना पसंद है, बोलना पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद, लेकिन मैं क्यों सिर्फ मैं लिखने में ही ध्यान दूंगी? बाकी क्योंकि प्रोफेशन में जो पैसा आ रहा है तो वो तो करना ही पड़ेगा, वहां कोई ऑप्शन नहीं होता है। बट पैशन में हमारे पास बहुत सारी लिस्ट होती है कि हमें ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। तो आपके हिसाब से हमें कैसे उसको सिलेक्ट करना चाहिए कि कौन से को हमें आगे लेके जाना चाहिए?
मुझे ऐसा लगता है मैम, जैसे कई सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, आपका गाने में भी इंटरेस्ट है, आपका नाचने में भी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस काम को आप करना चाह रहे हैं और जब आप करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है और आप अच्छा फ़ील करते हैं और आप एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, उस काम को आपको चुन लेना चाहिए। जिसको आपको 10 की जगह अगर 15 मिनट या 1 घंटे भी करने में थकावट महसूस नहीं होती है, उस काम को आपको कर लेना चाहिए। आपको उस काम को कर लेना चाहिए कि आपको लगे कि बस थोड़ा-सा और टाइम मिलता तो मैं इसको कंप्लीट कर देती। यानी आपको इंतज़ार रहता है कि चलो आज का टाइम खत्म हो गया लेकिन कल मैं फिर बैठूँगी। तो अगर वैसी ऊर्जाएँ हैं, एनर्जी है किसी काम को लेकर, अपने पैशन को लेके, तो आपको 10 चीज़ों में से उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बताया। क्योंकि कहीं मैं बोलती हूँ ना कि मैं 2 लाइन का ही सुविचार, लेकिन वो जो सुविचार लिखती हूँ ना उसके बाद ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया का क्या बड़ा काम कर दिया है। क्योंकि कई बार जब आप लिखते हैं आपको नहीं पता है कि आप क्या लिखेंगे, लेकिन कलम जब अपने आप ही चलती है ना तो फिर वो चमत्कार बिल्कुल। होते हैं और उसकी और खुशी होती है। वो बिल्कुल। आपको और देख के मैम वो धीरे धीरे एफर्टलेस होता है, जिसमें आपका एफर्ट। पैशन होता है ना उसमें आपको मतलब प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एफर्टलेस होता है, फ्लॉलेस होता है बिल्कुल। तो वो पैशन आप बड़ी आसानी से अपने लिए निकाल सकते हैं। आपको बैडमिंटन भी पसंद है, आपको कराटे भी पसंद है, आपको और भी सारे खेल पसंद है, लेकिन कौन से खेल में आप पूरे एनर्जी के साथ में और पूरे इंटरेस्ट के साथ में खेलते हैं, तो वो आप अपने आप उसको निकालने के लिए इसमें ज्यादा मजा आता है। तो वही चीज हमारे पैशन के साथ भी है कि जिस चीज में रुझान है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, वो आप खुद निकालेंगे, कोई दूसरा नहीं बताएगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। आपका दिल खुद बता देगा नहीं इसी काम को आगे करते हैं, इसी काम को हमें बढ़ाना चाहिए। ओके मैम, और मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एसजीएसएच पब्लिकेशन के साथ कैसा रहा, और आपको ऐसा लगता है कि हमें कहीं सुधार करने की आवश्यकता है तो आप बता सकते हैं। मैम देखिए मेरा क्योंकि आपके साथ पहला एक्सपीरियंस है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत आसानी से आपने हर चीज बहुत इजी गोइंग किया। मतलब मुझे किसी भी एक स्टेप पर ये नहीं लगा कि मुझे कहीं हेल्प चाहिए और वो मुझे नहीं मिल रही है। एक हल्का सा भी क्वेश्चन आया या प्रश्न आया तो मैंने उस पर डाला और वो चीज मुझे मिला। तो अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूँ, इस बुक मतलब बुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म की बात करें जो स्प्रेड हैप्पीनेस स्प्रेड होने से, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत लोगों को बताने वाली हूँ। मतलब जो भी मुझसे पूछने वाले हैं आने वाले टाइम में, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो मैं उनका नंबर, आपका नंबर और वो सारी चीजें मैं देने वाली हूँ कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आप बहुत आसानी से और हर तरीके के सपोर्ट के साथ में कि, क्योंकि कहीं जो पहली बार लिख रहा है या जो पहली बार जा रहा है उसको कई सारे क्वेश्चंस होंगे ना कि कैसे करना है, कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मेरे सारी क्वेरीज जो थी वो मतलब आपकी तरफ से पूरी तरह से सॉल्व हुई। तो एक नया व्यक्ति जो जाता है, जो फ्रेशर होता है, उनके लिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है। प्लस कई जगह ऐसा भी हुआ कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि मेरे को क्या सेलेक्ट करना चाहिए। आपने वहां पर भी मदद की, नहीं ऐसे नहीं, ये वाला कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट पार्ट है। नहीं तो जनरली वो प्रोफेशनल बहुत जो होते हैं वो कहते हैं आप देख लीजिए आपको जो ठीक लगता है, लेकिन जो व्यक्ति फ्रेशर है उसको खुद नहीं मालूम है कि कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा वो सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें जो आपने गाइडेंस दी है ना मैम, मुझे लगता है ये आप अपने सभी जो नए फ्रेशर्स आते हैं उनके साथ ये चीज आप जरूर जारी रखें। क्योंकि मैं एज अ फ्रेशर मुझे लगा कि मतलब मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई, छोटी से छोटी चीज में आपका सपोर्ट मिला, आपका हेल्प मिल गया। तो डेफिनेटली मैं तो हर एक को बताने वाली हूँ। तो आपके पास कॉल भी आई थी मेरे जैसे, मुझे लगता है कई लोग ऐसे होंगे जो मतलब इसकी तलाश, कहते हैं ना पात्र की तलाश होती है, सही रास्ता नहीं मिलता। तो मुझे लगता है शायद मेरे माध्यम से कई ऐसे लोग जो ये तलाश तो पूरी हो। अपने पैशन को, यानी खास करके राइटिंग पैशन है कि लिखना है, लेकिन या तो उनको प्लेट या फिर हाउस वाइफ हो सकती है जो लिखना हाँ चाह रही है लेकिन उनको ये नहीं पता लग रहा हो कि कहाँ लिखना है। तो मुझे लगता है कि शायद एक छोटा सा प्रयास ये मेरी तरफ से भी उन लोगों के लिए है कि आप आइए और जुड़िए। बिल्कुल कहते हैं ना स्प्रेड गुडनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस जो हमारा प्लेटफॉर्म है, जो सही में हैप्पीनेस, ट्रू मायनों में जो हैप्पीनेस देता है। क्योंकि मुझे लगता है आपका पैशन जब पूरा होता है और जब आप उसको करते हैं ना, इससे बड़ा हैप्पीनेस पेनेंस नहीं हो तो कुछ सकता। हो ही नहीं सकता है। और ट्रू मायने में ये प्लेटफॉर्म उसको पूरा कर रहा है। तो मुझे लगता है मैम बिल्कुल आप बिल्कुल इसी तरह से बने रहें। बल्कि आप और इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप और गाइडलाइंस हेल्प कर सकते हैं। और क्योंकि अलग अलग तरीकों के लोगों के सामने अलग अलग चुनौतियां भी आती हैं, तो हिंदी का फॉन्ट नहीं मिल रहा है या हिंदी में नहीं लिखना है या फिर इंग्लिश के लिए कुछ ऐसा, तो मुझे लगता है डिफरेंट फॉन्ट्स वगैरह आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, कहते हैं ना जो जैसे मंगल फॉन्ट हो गया, एरियल यूनिकोड जैसे फॉन्ट भी आप बता सकते हैं कि इसमें आप लोग लिख सकते हैं। जी तो इस तरह की जो टेक्निकल चीजें हैं उसमें आप, मुझे लगता है कि जहां जरूरत पड़े जो फ्रेशर्स जो लोग हैं उनके लिए आप हेल्प जरूर कर सकते हैं।
और ताकि बिल्कुल लोग। करिएगा मैम, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों को तलाश होती है। कई लोग तो हिचकिचाहट के मारे भी कि मैं पूछूँ सामने वाले से, पता नहीं वो क्या, क्योंकि ये हेजिटेशन भी बहुत है मैम लोगों के भीतर कि पता नहीं वो समझ पाएँगे कि नहीं समझ पाएँगे। क्या पता वो मुझे जज तो नहीं करने लगेंगे। कई बार ये वाली चीज़ें भी आती हैं। तो वो वाला जो एक हिचक है ना मैम, उसको आप दूर करिएगा। जो हमारे वही मेरा यही मिशन राइटर्स है। होंगे, जो नए राइटर्स हमें होंगे। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि आप प्रोफेशनली काम नहीं करते, आप इमोशन से काम करते हैं। और हम हर जगह ऐड यही डालते हैं कि हम इंसान हैं और हम इमोशन से ही काम करते हैं। और मेरा यही मानना है कि एक जो मैं भी लेखक हूं, तो मुझे पता है कि लेखक के क्या पेन हो बिल्कुल, सकते हैं। तो इसीलिए कोई बिल्कुल। मुझसे पूछे ये क्वेश्चन, उससे पहले ही उनको उनका जवाब मिलना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहती है। अभी तो मैं ही सब देख रही हूँ और हमारी टीम है। बट आगे जाके मैं यही ट्राई करूंगी कि अगर बड़े भी बन जाए तो इतने प्रोफेशनल ना बन जाए कि जो कस्टमर है उनको हाँ, आने में झिझक होने लगी। तो यही मेरा वो बिल्कुल, है कि आगे जाके ऐसा ही सिस्टम रहने देना है, क्योंकि बाहर से बहुत बिल्कुल। प्रेशर होता है कि आप इमोशन से काम मत करिए, आप थोड़ा प्रोफेशनल बनिए, ऐसा बनिए वैसा बनिए। बट जो दिल से काम करते हैं ना, उसकी खुशी अलग ही रहती है। क्योंकि आपकी किताब हुँ। को आप तो लेखक है तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर पब्लिशर को भी वो सेम खुशी होती है ना, तो सच में वो स्प्रेड हैप्पीनेस हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपने थीम रखा है मैम, स्प्रेड गुडनेस एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, यही आपका मिशन भी है मैम एक्चुअली। शायद यही रीज़न है कि आप कनेक्ट भी कर पा रहे हैं और बहुत ही, और ना आप सामने वाले को ना बिल्कुल वो रहते हैं, मतलब इतना वेटेज देते हैं तो सामने वाला घबराता नहीं है कि अच्छा, मतलब ऐसा कुछ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब मैं जाऊँ ना जाऊँ, ये हेजिटेशन आप बिल्कुल खत्म करते हैं, जो मुझे लगता है बहुत सही है। कि मतलब सामने वाला अगर कनेक्ट करेगा मैम, तभी तो वो पूछेगा आपसे या जानकारी लेगा या फिर वो उसमें आगे बढ़ेगा। वो पहले ही अगर हेजिटेट करने लगेगा तो वो उसको वो कहीं ना कहीं वो हो जाएगा, उसके लिए वही चैलेंज हो जाएगा। सो मैं, मुझे लगता है आपने इस चैलेंज जो एक राइटर फेस करते हैं, राइटर्स जो यंग राइटर्स हैं जो लिखना चाह रहे हैं, उसी को आपने खत्म किया। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मैम हम सभी के लिए। तो ये क्या होता है कि जब मैंने अपने 3 साल पहले बुक नहीं पब्लिश करवाई थी ना, उससे तब मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन को पूछा था पब्लिशिंग का। तब उसमें क्या लोग मतलब ऐसे बात करते हैं कि या तो वो हम पे उपकार कर रहे हैं, या तो कुछ ऐसा वो बड़ा हम्म, प्रोसेस है, वो हमें ऐसा दिखाते हैं कि ये प्रोसेस बहुत हम्म, डिफिकल्ट है, ये बहुत हम्म, कठिन काम है। बट जब मैं हम्म, इंडस्ट्री में मैंने सोचा कि ये तो इतना कठिन नहीं है, तो फिर हम सामने वाले को इतना कठिन क्यों दिखाए कि इतना डिफिकल्ट काम नहीं है, हम्म, पब्लिशिंग इज वेरी इजी। तो फिर हम हम्म, सामने वाले को मतलब मुझे पता है कि वो पैसे लेने के लिए ऐसा दिखाते हैं कि बहुत हम्म, टफ काम है, और है टफ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बहुत बिल्कुल। आसान है। बट अगर हम्म, वो चीजों को आप सामने, जैसे हमने पब्लिशिंग पैकेज रखे, तो वैसे भी वो सामने से रख हम्म, सकते हैं, लेकिन ऐसा कंफर्टेबल ही हम्म, होना चाहिए कि इट इज इजी बिल्कुल। प्रोसेस, इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो वही मुझे बहुत पेन होता था जब ऐसे पब्लिशर करते थे, छोटे हो हम्म, या बड़े, ऐसे दिखाते हैं पता नहीं क्या बड़ा काम हो रहा है। बट आई थिंक इट इज वेरी इजी प्रोसेस, और किसी को हमें कंफ्यूज कभी नहीं करना चाहिए। जो है सीधा बिल्कुल। बोलो, जिनको करना है वो करेंगे, जिनको नहीं करना है नहीं करेंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं तो। मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं, जी मैम। और मुझे लगता है मैम, क्योंकि आप खुद इस फील्ड से, लेखन फील्ड से जुड़े हैं, तो आप ना उस चीज को समझ पाते हैं। शायद बाकी जो बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं मैम, वो शायद उस चीज को नहीं समझ पाते। तो बस मैं तो बस यही चाहूंगी मैम कि मेरे जैसे अनगिनत लेखक होंगे जिनका ये लेखन कार्य कई वर्षों से रुका होगा या वो जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे होंगे, उन सबको ये प्लेटफॉर्म मिले और उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म उतना ही कंफर्टेबल और अप्रोचेबल हो कि जहां जरूरत पड़ी फट से पूछ लिया सब और रिस्पॉन्स आ गया, ये करिए। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना मैम, वो बहुत जरूरी है किसी के लिए भी। तो सपोर्ट सिस्टम हमेशा आप ऐसे ही बनाए रखिएगा, वो क्योंकि आपका पूरा मिशन ट्राई कर इतना रहे हैं। प्योर है ना। नहीं, आपका मिशन इतना प्योर और जेन्युइन है, तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल फ्लरिश करेंगे और आपके साथ साथ जितने भी लेखक आपके साथ जुड़ रहे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी मैम पहले कि वो सब। मैम वो एडमिशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद पब्लिकेशन 1-2 साल बाद। बट पहले तो मेरा SGSH मिशन, और हम्म, जिसके बहुत अच्छाई के और हम्म, हैप्पीनेस के बहुत वो किए हैं, तो पहले मिशन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट हुआ। मैं बोली ना, मैं गणपति पापा को बहुत मानती हूँ, तो वही सब रास्ते दिखाते हैं। और बिल्कुल। ओके मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपको मुझे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम एंड करेंगे। जी मैम, बस बहुत अच्छा लगा। तो अब जब एक बुक मेरी पब्लिश हो रही है मैम, तो अब मैं दूसरे के लिए और अलग से फिर से प्रोत्साहित हो रही हूँ। तो फिर बहुत जल्दी
जब मैं अपना कार्य अब आरंभ करूँगी, अब एक कंप्लीट हुआ तो अब नेक्स्ट पे मैं अपना काम वो करूँगी, तो मैं बहुत जल्दी आपसे जुड़ूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जितने प्यार से आपने इस बार हमें हैंडल किया, उसी प्यार और उसके साथ में आप नेक्स्ट टाइम भी आप मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना रहे आपके ऊपर और आपकी टीम पर और इसी तरीके से हम जैसे जो हैं राइटर्स जो हैं, जिनको लिखने का शौक तो है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता था, ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म पर आपसे जुड़ते रहें। मैं तो यही अभी तो शुभकामनाएँ जर्नी मेरी तरफ से स्टार्ट है हुई आपकी है। कंप्लीट टीम के लिए। बिल्कुल मैम। अभी तो और मैम न्यू जर्नी जो काम स्टार्ट करते हैं ना बिल्कुल मैम नहीं मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो जो करते हैं ना मैम जो दौड़ते हैं ना फील्ड में गिरते भी वही हैं और फिर खड़े भी वही होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लाइफ में चैलेंजेस तो आएंगे ही ना तो जो आगे बढ़ेगा उन्हीं को चैलेंजेस आएंगे। जो दूर चुपचाप बैठ के बैठा हुआ या फिर जिनको रेडीमेड प्लेटफॉर्म मिलता है वो सीख नहीं पाते मैम। जो एक व्यक्ति संघर्ष करके अपने जीवन में सीख सकता है। तो मैम, तो वही है कि मैम उठेंगे गिरेंगे चलेंगे साथ में सीखते हुए साथ में चलेंगे तो बस यही है मैम। स्वामी विवेकानंद जी का है ना, उठो जागो ध्येय प्राप्ति तक चलते रहो। बिल्कुल बिल्कुल राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। Reached. Yeah. Okay, ma'am. So spread goodness. Thank you very much for your time and efforts. अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी तो आपके पास किताबें आएगी, ऑथर डैशबोर्ड, अभी तो बहुत कुछ बाकी है पहली ही किताब में। आशा है कि आपका अनुभव आगे जो आपकी किताब मिलेगी और जो जो होगा बहुत अच्छे से होगा, और आप ऐसे ही लिखते रहे, ये मेरी दुआ है। और आपके सर को भी थैंक यू, आपके फैमिली को भी थैंक यू कि उन्होंने आपको राइटिंग के लिए प्रेरित किया, क्योंकि हम पब्लिशर राइटर के बिना कुछ नहीं है, राइट। तो आप लोगों को हमें थैंक यू, बहुत बड़ा स्प्रेड गुडनेस स्प्रेड हैप्पीनेस, ये मिशन को हम और आगे लेके जाए। और आप जैसे इतने आपने जिस तरह हमें थैंक यू बार बार बोला है, सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू इन अ स्मॉल वर्ड, बट दिल से बहुत सारा थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स फॉर राइटिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ेंगे मैम दोबारा जुड़ेंगे बहुत जल्दी जुड़ेंगे थैंक यू सो मच। डेफिनेटली मैम, थैंक यू वेरी मच।